हेलो हेलो हेलो। नमस्ते दोस्तों। अब मैसेंजर में मैसेज मत कीजिए प्लीज़। लाइव शुरू हो चुका है। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। थोड़ा मैं लेट हूँ। अमृत राज जी, थैंक यू। थोड़ा मैं लेट होने की वजह से हो सकता है काफ़ी लोग चले गए हों, पर मैसेंजर में मैसेज मत कीजिए क्योंकि उसमें डिस्टर्ब होगा। मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ रेगुलर आऊं, पर हो नहीं पा रहा मुझे। मैं घर बहुत लेट पहुंचता हूं रेगुलर, इस वजह से। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं बीच बीच में आ जाया करूंगा आप लोगों के बीच। हेलो। हाँ सतीश जी, नमस्ते। अंकुर जी, आज हमने सोचा कि वैसे तो मैं अभी कुछ मीडिया पे कई एक्सपोजर्स हैं जो मैं रेगुलर अभी कर रहा हूं, और आपको और करूंगा कल परसों में, और अच्छे एक्सपोजर्स दूंगा मैं। प्लीज़ ये विपिन जी मत कीजिए, मैसेंजर में मैसेज मत कीजिए। मैं आप लोगों से एक बात और कह देना चाहता हूं, बुरा लगेगा आप लोगों को प्लीज़, लेकिन जिन लोगों को आपत्ति हो इसमें फेसबुक लाइव में, वो नहीं आ सकते हैं। मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ। कुछ लोग लगातार मुझे मैसेंजर में मैसेज कर रहे हैं कि आप घर से मत कीजिए, वायर का देखिए, वायर में कैसे विनोद दुआ कर रहा है, आप इतना क्वालिटी बनाइए, आप ये कुछ एंकर्स लेके आइए। तो वायर में फंडिंग आ रही है, यहाँ मैं फ्री अपने जेब से खर्च कर रहा हूँ। और मैं इसलिए विपिन को कह रहा हूँ, ये विपिन बार बार मैसेज कर रहे हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो लगातार मैसेज कर रहे हैं। आप देखना चाहते हैं, मैं कंटेंट पे सिर्फ ध्यान दूंगा। अगर कंटेंट जिसको अच्छा लगता हो वो रह सकते हैं, कंटेंट जिसको नहीं पसंद आता है वो जा सकते हैं। सोशल मीडिया का यही सम्मान है, और सोशल मीडिया इसीलिए एक आजाद जन मीडिया है। जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ बंधे रहें और देखें। इसलिए ये जो राय मशवरा आप लेके आ जाते हैं कि वायर की तरह कीजिए, वायर में करोड़ों की फंडिंग आ रही है, 50, 40, 10 बड़े बड़े पत्रकार काम कर रहे हैं जिनकी एक एक की सैलरी 3-3 लाख रुपए है। वो जो बाहर से वामपंथी जो फंडिंग दे रहे हैं, क्या आप वो फंडिंग देने के लिए तैयार हैं? मैदान के बाहर बैठकर हर कोई सचिन तेंदुलकर को, धोनी को बल्लेबाजी सिखाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जब आपको जब बल्ला संभालना होगा तो आप सबसे पहले मैदान छोड़ के भागेंगे। मेरा ये मानना है कि आप सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। कोई भी बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुलना में नहीं पढ़ना चाहता कि वायर सिद्धार्थ वरदराजन बड़ा पत्रकार है, पैसे वाला है, विनोद दुआ बड़ा पत्रकार है, पैसे वाला है, आप जो है वहाँ आर वेणु वो चिदम्बरम का राइट हैंड रहा है। इसलिए आप जो मुझे तुलना कहेंगे कि मैं वायर से तुलना कर लूँ, वो मेरे बस में नहीं है, ना मेरी उतनी हैसियत है। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, जो हमारे को घर चलाने के बाद जो हमारे पास पैसे बचते हैं उससे मैं ये राष्ट्र सेवा कर रहा हूँ। इसलिए प्लीज मुझे सजेशंस देने की कोशिश ना कीजिए। पसंद आता हो कंटेंट तो ठीक है, नहीं आता हो थैंक यू। सोशल मीडिया की यही खूबसूरती है कि हम आपस में एक दूसरे से बंधे नहीं हैं, आजाद हैं। इसलिए मुझे जो बार बार लगातार आप मैसेंजर में प्लीज मैसेज मत कीजिए। मैं एक कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने की, वेबसाइट के थ्रू, इंडिया स्पीक्स के थ्रू। कंटेंट पे आप ध्यान दीजिए। वीडियो पे के जरिए भी मैं कोशिश लगातार कर रहा हूं, उसके लिए मैं खुद पढ़ सकता हूं, रिसर्च करके आपको दे सकता हूं। पर आप चाहेंगे कि मैं 1 करोड़ की बिल्डिंग लेके आपके लिए सेटअप बनाऊं, ये मेरी हैसियत से बाहर है। मेरी हैसियत में 5-6 लोगों के साथ काम कर रहा हूं, उनकी सैलरी निकालना भी मुश्किल होता है, और आप लोग यहाँ सजेशन देने चले आते हैं। सजेशन की जगह फंडिंग दीजिए तो ज्यादा अच्छा काम हो पाएगा। धन्यवाद। आज मणिशंकर अय्यर का आपने देखा होगा, मणिशंकर अय्यर क्या बोल रहे हैं। मणिशंकर अय्यर, आप देखेंगे अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो कोहराम मचा हुआ है जिन्ना की तस्वीर को लेकर, और अभी आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जाकर मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि आज भी वो कह रहे हैं, एएनआई का, ये एएनआई का ट्वीट है, आप लोग एएनआई का ट्वीट देख सकते हैं। एएनआई की ट्वीट में वो कह रहे हैं कि 70% लोगों ने भारत में मोदी को नकार दिया। अगर ये 70% लोग एक साथ आ जाएं तो हम मोदी को भगा सकते हैं। ये वो भारत में नहीं कह रहे, वो लाहौर में बैठ के कह रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ के कह रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के नेता हैं, और पिछली बार राहुल गांधी ने नाटक किया था मणिशंकर अय्यर को हटाने का। बाद में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में मणिशंकर अय्यर को
लोगों ने कांग्रेस के ऑफिस में देखा, वो कार्य समिति में थे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों को हमेशा धोखा होगा, ये मैं और आज मैं धीरे धीरे थोड़ा बताऊंगा इस चीजों को, कोई इतिहास का मैटर है। कांग्रेस का जो विचार है, कांग्रेस का जो मूल विचार है, जहां से कांग्रेस की स्थापना हुई, हम लोग जानते हैं एओ ह्यूम ने की। पर एओ ह्यूम को ये विचार दिया किसने? एओ ह्यूम को ये विचार दिया सर सैयद अहमद खान ने, जो पाकिस्तान के निर्माण का भी मूल विचारक था और जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का भी मूल विचारक था। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पाकिस्तान और कांग्रेस एक व्यक्ति के विचार से निकले हैं। उस व्यक्ति का नाम है सर सैयद अहमद खान। इसलिए जो कांग्रेस देश तोड़ने की बात हमेशा करती है और देश तोड़ने के साथ खड़ा रहती है, वो इसलिए रहती है क्योंकि कांग्रेस के निर्माण का जो मूल बीज है, जो मूल मंत्र है, एओ ह्यूम को वो सर सैयद अहमद खान ने दिया था। सर सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखी थी, काउज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। ये किताब 1857 की क्रांति के बाद लिखी गई थी और उसमें अंग्रेजों को कहा गया था कि एक ऐसा सेफ्टी वॉल बनाइए जो लोगों के गुस्से को सोख ले और वहां लोग अपना विचार व्यक्त करें और उनको रिवॉल्ट का मौका ना मिले। सर सैयद अहमद खान ने कहा था, एओ ह्यूम को उसी विचार से कांग्रेस के निर्माण का विचार आया। इसलिए जो आप ये कांग्रेस देखते हैं, ये खुद को इंदिरा कांग्रेस मानने की जगह ये 150 साल पुरानी कांग्रेस कहती है, आजादी से जोड़ती है। तो इस कांग्रेस को ये पता होना चाहिए कि इस कांग्रेस का विचार भारत विभाजन का विचार रखने वाले सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो आज जिन्ना की तस्वीर के लिए बवाल है, उसका विचार देने वाले सर सैयद अहमद खान के विचार से कांग्रेस का जन्म हुआ था। इसलिए मणिशंकर अय्यर का विचार कायदे आजम जिन्ना में प्रकट होता है। कायदे आजम जो वो बोल रहे हैं अभी पाकिस्तान में बैठकर, असल में जिन्ना कोई व्यक्ति नहीं है, जिन्ना एक सोच है, जिन्ना एक विभाजनकारी सोच है। सर सैयद अहमद खान कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक विभाजनकारी सोच है। कांग्रेस पूरी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, वो विभाजनकारी सोच है। इसलिए मैं मणिशंकर अय्यर को ये कहना चाहूंगा कि आजाद भारत में जब पहला चुनाव हुआ 1952 में, तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। उस हिसाब से पूरी जनता को आजादी का जश्न मनाते हुए जवाहरलाल नेहरू को 70% वोट से जिताना चाहिए था। आज आप कह रहे हैं कि 70% लोगों ने नरेंद्र मोदी को खारिज किया। तो 1952 के चुनाव का परिणाम ये दर्शाता है कि 55% लोगों ने नेहरू को भी खारिज किया था। भारत के 55% लोगों ने नेहरू को खारिज किया था। कांग्रेस को सिर्फ 45% वोट मिला था। आज के नरेंद्र मोदी से 10 से 12% ज्यादा, लेकिन तब ना तो इतनी जनसंख्या थी, ना इतना विविधता वाला माहौल था। आज जितनी जनसंख्या है, 24-25 करोड़ तब जनसंख्या थी, आज 125 करोड़ जनसंख्या है। इसकी तुलना देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू से कम नहीं ठहरते नरेंद्र मोदी। इसलिए मणिशंकर अय्यर को जब आप मोदी को खारिज करते हैं लाहौर में बैठकर, तो आपको जवाहरलाल नेहरू को भी खारिज करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा कुछ चीजें आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि इतिहास का है मुद्दा और मैं इसलिए आज चाह रहा था कि अगर आप लोग बोर हो जाएं तो मुझे बताइएगा। राजेंद्र प्रसाद की एक किताब है डिवाइडेड इंडिया, खंडित भारत, वो हिंदी में भी है, उसको आप पढ़ सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है कि 1857 के विद्रोह के पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना में सभी प्रकार के लोग शामिल थे। उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे और पूरबिया थे। 1857 वाले सर्वमान्य प्रयत्न से जो विदेशी शासकों के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता का परिणाम था, उससे उनकी आंखें खुली और उन्होंने ये नीति बनाई कि इस एकता को भंग किया जाए। इस एकता को भंग करने का जो सबसे पहला विचार आया, वो आया सर सैयद अहमद खां को, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, जिनका कायदे आजम का जहां तस्वीर इन्होंने लगा रखा उस चिन्ह का दिव्य। तो ये जो सर सैयद अहमद खां थे, वो आगरा के कमिश्नर कार्यालय में क्लर्क थे, साधारण क्लर्क थे, और बाद में बिजनौर में वो सब जज बने।
उन्होंने 1857 की क्रांति की को लेकर एक किताब लिखी, द काउज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। वो किताब की टोटल प्रति ही 400 साढ़े 400 छपी, लेकिन वो सारे अंग्रेज अधिकारियों को भिजवाई गई और उस किताब का मूल था मंत्र कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ दिया जाए और मुसलमानों के अंदर के अलग इस्लामिक राष्ट्र और अलग कौम की भावना को। सर सैयद अहमद खान ने पहले विचार रखा कि मुस्लिम एक अलग कौम है, जो आज आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में देख रहे हो कि मुसलमान एक अलग कौम की तरह बर्ताव कर रहा है। वो अपने आप को भारत से जुड़ा नहीं पाते हैं, वो भी मैं आगे बताता हूं क्यों नहीं पाते हैं। तो उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने ये विचार दिया। अब आपको बताऊं, 1892 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सुने कि उनकी कांग्रेस का विचार कैसे पनपा। 1892 में एओ ह्यूम ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल के मेंबर आफ्ताब आलम से कहा कि सैयद अहमद की पुस्तक पढ़ने के बाद, सर सैयद अहमद की पुस्तक पढ़ने के बाद ही मुझे भारत में जनमत जानने के लिए कि जनता का मूड कैसा है अंग्रेजों के प्रति, एक मंच की जरूरत महसूस हुई और तभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अस्तित्व में आई। अर्थात कांग्रेस का विचार जो है वो सर सैयद अहमद खान ने दिया, ये एओ ह्यूम ने कहा। फिर एओ ह्यूम जो है अंग्रेज बड़े खुश हुए और उसने जो है सर सैयद अहमद खान को जो है इंग्लैंड भेज दिया और वहां वो करीब 1.5 वर्ष तक रहे और वहां से वो भारत में आए और 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल स्थापित किया, जो 1876 में जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। और 1898 में जब उनकी मृत्यु हुई तब तक वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ही रहे। असल में 1887 और 1888 में उन्होंने मेरठ में एक भाषण दिया अलीगढ़, ये सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्यों बना उसका विचार उसमें है। उन्होंने कहा कि मुसलमान एक अलग कौम है, वो हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं, उन्होंने ये बात कहा। और जो आज दलित और मुसलमान की बात करते हैं, सर सैयद अहमद खान ने दलितों को बहुत ज्यादा टारगेट किया, श्रमिकों को टारगेट किया और उनको जो है बताया कि ये बहुत ही ओछे लोग हैं, दलितों को टारगेट। इसलिए आपको मंडल वाली कहानी, योगेश्वर मंडल वाली कहानी याद होगी। ये सिर्फ चुनावी वोट के लिए दलित जोड़ते हैं। दलितों के प्रति सैयद, जो उच्च क्लास के मुसलमान अपने आप को कहते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा नफरत भरा है। ये सर सैयद अहमद खान के बयान से स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा 1885 में जिस कांग्रेस का जन्म अंग्रेजी प्रशासन ने सेफ्टी वॉल्व के रूप में वायसराय डरफिन की संस्तुति के साथ किया था, बाद में उसी कांग्रेस की बढ़ती मांग और लोकप्रियता ने कांग्रेस को आगे जो है बढ़ाया पूरी तरह से। इसका विचार जो है सर सैयद अहमद खान ने दिया था। सर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मूलतः अभी भी देखिएगा सामंती अभिजात मुस्लिम परिवारों का अड्डा था। यहाँ आम मुसलमान, गरीब मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं था और भारत विभाजन का जो विचार है, यहीं से मुस्लिम लीग के संचालक जो है इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से निकलते चले गए। आज जो आप कश्मीर में अनरेस्ट देख रहे हो, ये जो अब्दुल्ला खानदान है, फारूक अब्दुल्ला का बाप शेख अब्दुल्ला इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़कर निकला था और वहां जाकर कश्मीर में सबसे पहले अलगाववादी आंदोलन चलाया था। इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शेख अब्दुल्ला निकला था। अब जो है आप इसमें देखेंगे कि पाकिस्तान जब बन गया, आज आप देखोगे कि लोग कहते हैं भारत विभाजन के बाद वो मुसलमान चले गए। ये झूठ बोलते हैं। मैं आपका आंकड़े दे रहा हूं आपको। जिन्होंने भारत विभाजन की मांग की थी वो सारे मुसलमान यही हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यही हैं। वो मैं आपको एक आंकड़े देता हूं और मैंने हमेशा दिया है अपने लेख में। लेकिन जब 47 में भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हो गया, उसके बाद भी पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी फौज में बड़े पैमाने पर
अधिकारियों की नियुक्ति इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुई थी। पाकिस्तानी सेना में बड़े पैमाने पे यहाँ के ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से लोग निकल कर जा रहे थे भर्ती होने के लिए, आजादी के बाद बता रहा हूं। इसलिए आज वो जिन्ना की तस्वीर अगर लगाए हुए हैं तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इनकी सोच ही पाकिस्तानी है, पाकिस्तान निर्माण का सोच वाले लोग हैं ये लोग। 21 अक्टूबर 1947 को जीबी पंत ने सरदार पटेल को एक पत्र लिखा था। जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने सरदार पटेल को, और याद रखिए सरदार पटेल के जिंदा रहने के समय सरदार पटेल का कांग्रेस एक अलग कांग्रेस था, नेहरू का वहां उतना नहीं चलता था, इसलिए वो राष्ट्रवाद वहां जिंदा था। सरदार पटेल ने लिखा, सरदार पटेल को जीबी पंत ने, आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पाकिस्तानी फौज में अधिकारियों की भर्ती के बारे में लिखा था। पटेल ने लिखा था जीबी पंत को, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय से बड़े पैमाने पर मुसलमान पाकिस्तानी फौज में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, इस पर नजर रखिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जीबी पंत ने लिखा कि कुछ समय पहले मेरा ध्यान इस मामले की ओर गया था। सीआईडी तथा जिला अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई की है। मैंने पहले से ही इस यूनिवर्सिटी को चेतावनी दे रखी है। ये कांग्रेस ने चेतावनी दिया, मिस्टर मणिशंकर अय्यर। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश गोविंद वल्लभ पंत ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को ये चेतावनी दी थी। ये 1947 की बात बता रहा हूं कि यदि कोई उपाय नहीं किया गया तो यह सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को कुचल देगी, कार्रवाई करेगी। उस समय गोविंद वल्लभ पंत कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, सरदार पटेल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, देश के प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे। उन्होंने ये लेटर लिखा था जीबी पंत को, और पंत जी ने ये लेटर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लिखा कि अगर तुम नहीं चेते तो तुम पे कार्रवाई होगी। मैं सोच रहा हूं कि इस यूनिवर्सिटी को बता दिया है कि सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है। ये कांग्रेस के एक नेता लिख रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत, कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देशद्रोहियों का अड्डा है, सरकार इस पर कार्रवाई के बारे में सोच रही है, कार्रवाई करेगी। उसके बाद आपको बताऊं कि अलीगढ़ 1903 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के गजट में क्या लिखा हुआ है, लिखा गया। उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गजट में ये लिखा हुआ है, जहां ये जिन्ना की तस्वीर तो लगेगी ही, क्योंकि ये विभाजनकारी लोग हैं। मुसलमान अपनी धार्मिक एकता, याद रखिए, ये जो लोग कह रहे हैं सामाजिक एकता, दलित मुस्लिम एक है, नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गजट में 1903 में ये लिखा गया है कि मुसलमान अपनी धार्मिक, अपनी मजहबी एकता, एक मुसलमान कौम के नाते मजहबी एकता के कारण एक अलग कौम है, एक अलग कौम है। ये साफ साफ अलीगढ़ के गजट में लिखा है। इसलिए ये जिन्ना के तलवे चाटते हैं आज तक, क्योंकि तलवे चाटने से इनको अपने अलग कौम होने का एहसास जिंदा रहता है इनके अंदर। फिर ये उसके बाद 1903 में ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मोहम्मदन पॉलिटिकल एसोसिएशन का गठन किया गया। इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कैसे पाकिस्तान के निर्माण की बीज बोया, उसका पहचान आपको बताया कि सर सैयद अहमद खान ने कहा कि मुसलमान एक अलग कौम है। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि हिंदू मुसलमानों को एक नहीं होने देना है, इसलिए कांग्रेस की स्थापना करो एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का जो आज कांग्रेस है। और 1903 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और सर सैयद अहमद खान ने ही 1875-76 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहीं से पाकिस्तान निर्माण का विचार पनपा और 1903 में इसके गजट में लिखा गया कि धार्मिक मजहबी एकता के आधार पर मुसलमान एक अलग कौम है। और फिर उसी आधार पर एक नई पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम था मोहम्मदन पॉलिटिकल एसोसिएशन, अर्थात अलग मुस्लिम के अलग कौम को अलग कौम के रूप में मुस्लिमों को स्थापित करने के लिए एक पार्टी का पहला निर्माण एज ए मुस्लिम पार्टी
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही हुआ। उसके बाद ढाका के सुल्तान थे सर सलीमुल्लाह, जहां से मुस्लिम लीग का जन्म हुआ, जिनके नेतृत्व में पूर्वी बंगाल के मुसलमानों ने 1905 में लॉर्ड कर्जन ने भंग करके बंगाल का 2 विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। मजहब के आधार पर पहला विभाजन किया था उसने, और इसको ढाका के नवाब सर सलीमुल्लाह का समर्थन था, जिसने मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना में मदद की, और इस तरह से विभाजन की रूपरेखा बनी। इस विभाजन का हिंदुओं ने विरोध किया और इस विभाजन का मुसलमानों ने समर्थन किया, क्योंकि उनको वो विचार मिल गया कि हम हिंदुओं से अलग कौम हैं और हम अपनी ताकत, अपनी संख्या के आधार पर एक अलग देश का निर्माण कर सकते हैं। ये लॉर्ड कर्जन के 1905 के बंगाल विभाजन के बाद मुसलमानों के अंदर एक अलग राष्ट्र के निर्माण की आकांक्षा जागी। ये जो मुसलमानों के अंदर एक अलग राष्ट्र की आकांक्षा जागी। उसके बाद आप जो है आप देखेंगे इसको कि सर सैयद अहमद खान जो है मुसलमानों को उन्होंने कहा, अब सर सैयद अहमद खान का विचार था कि कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, लेकिन कांग्रेस से मुसलमान दूर रहे, क्योंकि वो एक हिंदू पार्टी है। आज ये सेकुलर पार्टी कहती है ना, वो एक हिंदू पार्टी है, और कि वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, हमारा अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो बाद में मुस्लिम लीग बना। 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पे जो है मुसलमानों को जनसंख्या के आधार पे और पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पे वोट का अधिकार मिला, और कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। लखनऊ में 1916 में स्वीकार किया, लेकिन तब इसके अध्यक्ष लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। तिलक ने ऐसा क्यों किया? तिलक पे आरोप लगता है, तिलक ने ऐसा क्यों किया? तिलक ने देखा कि मुसलमानों को बहुत अलग ले जा चुका है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के उद्देश्य से ऐसा प्रयास किया। लेकिन इस प्रयास को झटका मिलने लगा महात्मा गांधी से, जब महात्मा गांधी ने खिलाफत को सपोर्ट कर दिया और मुसलमानों को बंगाल विभाजन के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद पहली बार एहसास हुआ कि मुस्लिम एक अलग कौम है, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, जिसका निर्माण हुआ। बंगाल विभाजन के बाद उनको पहली बार एहसास हुआ कि एक अलग देश के रूप में हम अपना वजूद बना सकते हैं, हिंदुओं के देश से भारत को तोड़ा जा सकता है। और उसके बाद खिलाफत आंदोलन में से इनको एहसास हुआ कि इस देश में मार काट मचाकर अपनी बातें मनवाई जा सकती है। ये सारे विचार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से निकले थे, जहां जिन्ना की तस्वीर के लिए अभी ये लोग कोहराम मचाए हुए हैं कि जिन्ना को अपना बाप बनाने के लिए। अब आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो पहला विचार तो वहां से आ गया, लेकिन पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में जो स्थापित किया, ये जो है मोहम्मद इकबाल ने, जिसने सारे जहां से अच्छा लिखा था, 1930 में उन्होंने मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करते हुए इसका पूरा विचार दिया, और ये शब्द दिया रहमत अली खान को भारत और हिंदू शब्द से इतना ज्यादा नफरत था कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उससे सिर्फ इसलिए नफरत कहता था कि उसमें इंडिया शब्द है। इसलिए जब आप देखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोग भारत का विरोध कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए पाकिस्तान का विचार देने वाले रहमत अली खान ने सिर्फ मुस्लिम लीग का विरोध इसलिए किया क्योंकि उसमें इंडिया लगा हुआ था। भारत से इन्हें बेइंतहा नफरत है, इसलिए एक अलग पाकिस्तान की इन्होंने मांग की। अब आपको वो जो झूठ आप लोगों को पढ़ाया गया है, जो मैं बार बार लिखता रहा हूं, उस झूठ से पर्दा जो है आपको उठाता हूं। 1946 में केंद्रीय सभा का चुनाव हुआ, कुल 494 मुस्लिम सीट थी आरक्षित, उसमें 439 में से 439 सीट मुस्लिम लीग ने जीती, और वो इस आधार पे जीती कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने साफ कहा कि हिंदू और मुसलमान दो कौम हैं, ये कभी एक नहीं हो सकते, नहीं होने देना चाहिए। तो इस जो चुनाव हुआ, अब आप चुनाव में देखिए, आज जो ये लोग कहते हैं कि हम मादरे वतन और समथिंग क्या क्या, असल में वो देशद्रोही लोग यही हैं।
1946 के चुनाव का परिणाम जरा ध्यान से नोट कीजिए। जो पाकिस्तान अभी है वहां के लोगों ने तो कांग्रेस को वोट किया, जो आज हिंदुस्तान है यहाँ के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट किया। वो जानते थे कि ये कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन उनकी विभाजनकारी मानसिकता अलग राष्ट्र चाहती थी। वही आज कश्मीर में, वही आज उत्तर प्रदेश में, वही आज बंगाल में, वही आज असम में, वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वो बार बार भारत के छाती को छलनी करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। 1946 का चुनाव परिणाम क्या बताता है? वो बताता है कि मुंबई में, मद्रास में, जो अभी मद्रास है चेन्नई तमिलनाडु, उड़ीसा में संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश है, बिहार मध्य प्रांत जो मध्य प्रदेश है, और असम में मुस्लिम लीग ने सारी की सारी सीटें जीत ली, सारी की सारी सीटें जीत ली। उत्तर प्रदेश जो है आज का उत्तर प्रदेश, उसमें 66 मुस्लिम सीटें थी मुस्लिम लीग की, जिसमें से 54 मुस्लिम लीग ने जीती। 66 मुस्लिम सीट थी जिसमें से 54 मुस्लिम लीग ने जीती। वो मुसलमान यही रह गए हैं, विभाजन में नहीं गए हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वो कोहराम मचा रहे हैं। बिहार में मुसलमानों के लिए आरक्षित 40 सीटें थी, जिसमें से 34 जो है मुस्लिम लीग ने जीती। वो मुसलमान यहीं रह गए हैं। भागलपुर दंगा याद कर लीजिए, किशनगंज याद कर लीजिए, अभी हाल फिलहाल जो हुआ था दंगा, उसको याद कर लीजिए। उसके बाद आपसे कहूं मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश में 14 में से 13 सीट मुस्लिम लीग ने जीती थी, भोजशाला याद कर लीजिए। उसके बाद मुंबई में जो है लगभग सारी सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। मुंबई का दंगा 1993 याद कर लीजिए, दाऊद याद कर लीजिए, छोटा शकील याद कर लीजिए। और ये जितने माफियापन पे हैं वो सब उत्तर प्रदेश की धरती से, मुंबई की धरती से। ये वही जगह है जिसने पाकिस्तान के निर्माण के लिए वोट किया था। इसलिए जब आपको कहा जाए कि अब तो हम एक भाई हैं, मत मानिए, मत मानिए, क्योंकि इनके दिमाग में आज भी भारत के कई टुकड़े करके कई पाकिस्तान बनाने का विचार पनप रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। इसलिए इन्होंने जिन्ना की तस्वीर लगा रखी थी और आज उसके लिए ये सड़कों पे उतरे हुए हैं, कोहराम कर रहे हैं। कश्मीर में को आग में झोंकने का काम इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से निकलने वाला शेख अब्दुल्ला ने किया था। फारूक अब्दुल्ला के बाप ने, उमर अब्दुल्ला के दादा ने। आज चेन्नई के एक पर्यटक को वहां के पत्थरबाजों ने मार दिया है। वहां के अलगाववादी मुसलमान जश्न मना रहे हैं कि पत्थरबाजों ने उसकी हत्या कर दी। और आप देखिए कि वहां का प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग का, इसलिए मैं कहता हूं ना, मैं समाजशास्त्र से पढ़ा हूं, सबसे ज्यादा लेफ्टिस्ट और जिहादी समाजशास्त्र सामाजिक संकाय विभाग में भरे हुए हैं। इसलिए मैं इनको समझ पाया हूं इतना। समाजशास्त्र विभाग का एक प्रोफेसर आतंकवादियों के साथ मारा गया है, आतंकवादी था, इनको ये समझिए इनको। अब आप ये बात सुनिए, जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की रचना की, उस मुस्लिम लीग में मुंबई, अहमदाबाद, मद्रास से चुनाव जीते हुए सदस्य भारतीय संविधान सभा का भी हिस्सा थे। आप सरदार पटेल क्या कहते हैं सुनिए। हमारा जो संविधान बनाया गया और अल्पसंख्यकों के इतने अधिकार जो सुरक्षित किए गए, उस संविधान सभा में वही मुसलमान बैठे हुए थे जिन्होंने अलग पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग के बैनर तले आंदोलन चलाया था। से वही पाकिस्तान के समर्थक मुसलमान भारतीय संविधान सभा में बैठकर भारत के संविधान की रचना कर रहे थे। ये सोचिए कितना बड़ा विडंबना है हम लोगों के साथ। जो कल तक पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, सरदार पटेल ने कहा वो एकाएक संविधान की रचना करने बैठे। उसी में से जो लीग के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि फिर से मताधिकार जो है मुसलमानों को अलग दिया जाए, अर्थात संविधान सभा में भारत विभाजन की एक और रेखा खींची गई और उन्होंने कहा कि हमको फिर से मताधिकार का एक अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू बड़े भैया हैं, मुसलमान छोटे भैया हैं,
हिंदुओं बड़े भैया को छोटे भैया का ख्याल रखना चाहिए। तो सरदार पटेल ने क्या कहा, इसको सुनिए। मैं छोटे भाई का प्रेम गवा देने के लिए तैयार हूं। सरदार पटेल ने कहा मैं छोटे भाई का अर्थात मुसलमानों का प्रेम गवा देने के लिए तैयार हूं। हमने आपका प्यार देख लिया है। सरदार पटेल ने कहा आपको अपनी गतिविधि में परिवर्तन करना चाहिए, अन्यथा बड़े भाई की मौत हो जाएगी, अर्थात भारत की मौत हो जाएगी। आप ये सारी चर्चा छोड़ दो। आप सहयोग देना चाहते हैं या तोड़ फोड़ की युक्ति आजमाना चाहते हैं, आप बताइए। अतीत को भूलकर आगे बढ़ो। आपको जो चाहिए था पाकिस्तान, वह मिल गया है। और याद रखिए, सरदार पटेल ने कहा, ये वाक्य आप ध्यान से सुनिए, आप लोग ही पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान के निवासी नहीं। आप लोग ही आंदोलन के अगुआ थे। अब आपको क्या चाहिए? हम नहीं चाहते कि देश फिर से विभाजित हो जाए। हमारे संविधान को रच रहे थे ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आंदोलन चलाया था। इसलिए उसके बाद जब 1950 में बंगाल जो है, पूर्वी बंगाल जो है अपना पाकिस्तान का पूर्वी बंगाल, वहां के जब प्राइम मिनिस्टर आए थे यहाँ पे और नेहरू लियाकत समझौता हुआ, तो सरदार पटेल विरोध करते रहे। लेकिन उसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से निकले कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने भारत में पहले अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक कमीशन की नींव रखी। आप जो कहोगे कैसे ये कमीशन सब जो बना, उसकी नींव किसने रखी? नेहरू ने रखी। और मुसलमानों का एक प्रतिनिधि वहां नियुक्त किया उसने, और इसको लेकर सरदार पटेल ने बहुत विरोध किया। लेकिन सारे लोग एक तरफ हो गए सरदार नेहरू को छोड़ के। पूरा कांग्रेस मंत्रिमंडल एक था, नेहरू की खिलाफत कर रहा था। उन्हें जूता नहीं मारा कि क्या नहीं बेइज्जत कर दिया। लेकिन जब सरदार पटेल ने देखा कि देश के प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज्यादा अपमान हो रहा है, तो सरदार ने एक बार कहा और सारे लोग बैठ गए और अल्पसंख्यक कमीशन की को मंजूरी दे दी गई। इसलिए आपको बताऊं कि भारत विभाजन का जो बीज रोपा गया वो कहां से आया। अब आखिरी बात मैं खत्म करूंगा जिन्ना ने जो कहा था, क्योंकि इन्होंने जिन्ना की तस्वीर लगा रखी है। जिन्ना ने जो कहा था उस बात को आप ध्यान से सुनिए, यहीं पे मैं खत्म कर दूंगा। जिन्ना ने 1946 में चुनाव में जो मैंने आपको रिजल्ट बताया, उसके जीत से उत्साहित होकर उसने अपने विधायकों का एक सम्मेलन बुलाया और उसने कहा, इस शब्द को ध्यान से सुनिए, अब हम 10 करोड़ का एक राष्ट्र हैं, मतलब 10 करोड़ मुसलमानों का एक अलग राष्ट्र हैं। इससे भी अधिक हम अपनी अलग सभ्यता, अपनी संस्कृति, भाषा और साहित्य, कला, नाम, मूल्य बोध के साथ कानून, नैतिक संहिता अर्थात इनका जो शरीयत कानून है, रीतियां, तिथियां, इतिहास, परंपराएं, दृष्टि व महत्वाकांक्षाओं में, संक्षेप में हमारे पास जीवन के प्रति व जीव का एक अलग दृष्टिकोण है। समस्त अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से अब हम एक राष्ट्र हैं। पाकिस्तान भारत तब नहीं बटा था। और उसने कहा कि इसके ठीक 2 दिन बाद 9 अप्रैल को पाकिस्तान निर्माण को लेकर मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा भारत के उत्तर पूर्व में बंगाल और आसाम का भी नाम लिया, उत्तर पश्चिम में पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान के क्षेत्र जिन्हें पाकिस्तान क्षेत्र कहते हैं और जहां मुस्लिम वर्चस्व रहने वाली बहुसंख्या है, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में निर्मित होने चाहिए और बिना किसी विलंब के पाकिस्तान की स्थापना की क्रियान्वयन के लिए एक वचनबद्धता दी जानी चाहिए। जब ये वचनबद्धता नहीं मिली तो 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने देश के मुसलमानों से कहा सीधी कार्रवाई करो, और उसे डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से हम जानते हैं। बंगाल में 50,000 हिंदू काट दिए गए। ये विचार आपको सिर्फ ये बताया, क्योंकि इतिहास पढ़ाने लगूंगा बहुत लंबा चला जाएगा। मैं देख रहा हूँ लोग कम हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो विचार आया वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आया। पहली जो मैं इतना जो मैंने बताया उसके 5 पॉइंट बताता हूँ। भारत विभाजन का पहला विचार रखा सर सैयद अहमद खान ने।
भारत विभाजन का जो विचार सर सैयद अहमद खान ने जो रखा, उन्हीं के विचार से निकला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और उन्हीं के विचार से निकला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष आज राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं। ये 150 साल पुरानी कांग्रेस कहते हैं अपने आप को। उसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पहली एक पॉलिटिकल पार्टी निकली जिसने दावा कहा कि मुसलमान एक अलग कौम है और धार्मिक एकता के आधार पे हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, और वही विचार भारत विभाजन का आधार बना। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान की रूपरेखा रखी। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का नारा दिया, पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया। रहमत अली को भारत और हिंदुओं से बहुत ज्यादा नफरत था, सर सैयद अहमद खान को भी था, और सारे जहां से अच्छा लिखने वाले मोहम्मद इकबाल को भी था, जिसने बाद में पाकिस्तान के लिए गाने लिखे। और इसी को जिन्ना ने आगे बढ़ाया, लाहौर अधिवेशन में अलग पाकिस्तान की मांग की। जिन्ना ने 1946 के चुनाव में बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम, मुंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, चेन्नई, इन सब जगह में मुसलमानों के जो आरक्षित सीट थे उस सब पे मुस्लिम लीग जीती। वो सारे मुसलमान पाकिस्तान का निर्माण चाहते थे। भारत का जब विभाजन हुआ, वो सारे मुसलमान अपनी संपत्ति बचाने के लिए गांधी नेहरू के आह्वान पे यहीं रहे, वहां नहीं गए। इसलिए उनके अंदर आज भी पाकिस्तान का विचार, आज भी जिन्ना की सोच, आज भी सर सैयद अहमद खान का विचार, आज भी देश को छिन्न भिन्न टुकड़े टुकड़े में बांटने का विचार जिंदा है। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना जिंदा है। बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच।